क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्रिकेट में 3 ही स्टंप्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और क्या आपने कभी समुद्र में उड़ने वाली चौकोर लहरों को देखा है? साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा माउस दिखाने वाला हूं जिसे देख आपको भेड़िए की याद जरूर आ जाएगी। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनेटर फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर मिस्टर मोहित के द्वारा मेरे को एक वीडियो क्लिप सेंड की गई, जहां पर दोस्तों एक हाईवे के ऊपर चलते हुए लोडिंग ट्रक के बैक से जैसे ही एक बॉक्स बाहर गिरता है वो कुछ इस तरीके से अपने आप ही ट्रक के अंदर वापस चला जाता है। और ये कारनामा एक बार नहीं बल्कि दो बार होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या इस कारनामे को हम खुद भी कर सकते हैं? नहीं पता तो डोंट वरी, आपने चैनल सब्सक्राइब किया ही इसलिए है। तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस से भी पर्दा हटा ही देते हैं। असल में दोस्तों जब भी कोई भी कार या फिर ट्रक हाईवे पर तेज स्पीड के साथ चलता है तो उसकी फ्रंट साइड में एयर प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो व्हीकल उस एयर को बेंड करके पीछे की तरफ थ्रो करने लगता है। अब क्योंकि यूजुअली सभी कार्स या फिर ट्रक पीछे से चौड़े होते हैं तो वो बेंड हुई हवा किसी भी कार या फिर ट्रक से कुछ इस तरीके से थोड़ी सी दूरी पीछे जाकर आपस में टकराती है। अब दोस्तों अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको किसी भी कार या फिर ट्रक के ठीक पीछे एक ऐसी जगह देखने को मिलेगी जहां पर एयर प्रेशर लगभग ना के बराबर होता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस एरिया का प्रेशर गाड़ी के आसपास मौजूद एरिया की प्रेशर से थोड़ा सा कम होता है। और प्रेशर का यही डिफरेंस किसी भी व्हीकल के ठीक पीछे क्रिएट करता है वैक्यूम को। अब दोस्तों इस चीज को मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि एटमॉस्फेरिक एयर की एक यूनिक टेंडेंसी होती है जिसके चलते हुए वो हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों अब उस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि व्हीकल के पीछे जिस एरिया में हवा जाकर मिलती है वो वहीं से ही उस खाली स्पेस को भरने के लिए व्हीकल की तरफ अपने आप ही बेंड हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमारा व्हीकल एक समान स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है तो वो हवा कभी भी इस एरिया को कवर कर ही नहीं पाती है। अब दोस्तों बात अगर इस वीडियो क्लिप की जाए तो इस वीडियो क्लिप में बाहर गिरता हुआ वो बॉक्स उन्हीं एटमॉस्फेरिक हवा से जाकर टकराता है, जिसके चलते हुए वो हवा इस बॉक्स को दोबारा से ही व्हीकल की तरफ पुश करना शुरू कर देती है। परिणाम स्वरूप ये बॉक्स कुछ इस तरीके से अपने आप ही ट्रक के अंदर वापस चला जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्या इस कारनामे को हम खुद से भी कर सकते हैं? एंड उसका ऑनेस्ट आंसर है जी नहीं। क्योंकि दोस्तों इस कारनामे को करने के लिए बहुत सारी चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस में होना काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे कि व्हीकल की स्पीड, उसके द्वारा बेंड की जाने वाली हवा का एंगल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल के बाहर गिरने वाले बॉक्स का वेट। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14। आजकल के मॉडर्न घरों में हमें लिविंग रूम देखने को मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर घर के एक रूम का नाम लिविंग रूम क्यों रखा जाता है? क्या आपको ये ऑकवर्ड नहीं लगता? अगर हां तो चलिए आज मैं आपको लिविंग रूम की एक ऐसी हकीकत बताता हूं जिसे सुन आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी से पहले, जब यूरोप और यूएसए में एक रिचुअल काफी बड़े स्केल पर फेमस था। असल में दोस्तों इस रिचुअल के अनुसार उस समय घर के सेंट्रल रूम को डेथ रूम के नाम से जाना जाता था। ऐसा सिर्फ इसलिए था दोस्तों क्योंकि उस समय वो लोग अपने किसी भी फैमिली मेंबर का देहांत हो जाने के बाद उसको दफनाने से पहले रेडी करके इसी रूम में लाया करते थे, जिसके बाद वो लोग उस मेंबर की बॉडी के साथ इसी रूम में फोटोग्राफ्स को भी क्लिक कराया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति के रिलेटिव भी उससे मिलने इसी रूम में आया करते थे, जिसके कुछ दिनों के बाद उसकी बॉडी को दफना दिया जाता था। लेकिन दोस्तों आगे चलकर जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस रिचुअल को चेंज किया गया तो उस कंडीशन में घर में डेथ रूम के नाम को भी चेंज करके लिविंग रूम में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि डेथ रूम नाम का रूम एक प्रकार की नेगेटिविटी को जनरेट किया करता था। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में आपको ऑलमोस्ट सभी घरों में एक लिविंग रूम नाम का एक सेपरेट रूम देखने को मिलता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप लिविंग रूम की असली हकीकत को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज होने वाली एरियल स्मोक कर्टेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी टाइम पीरियड के दौरान अपने एनिमीज को डराने के लिए यूएसए के द्वारा एक पूरी की पूरी फेक आर्मी को बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर यूएसए के द्वारा कुछ इस तरीके के इनफ्लेटेबल टैंक्स और आर्टिलरीज को बनाकर तैयार किया गया था, जिनको कुछ इस तरीके से हवा भरकर फुलाया जाता था। अब दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह थी कि इन टैंक्स को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इनके अंदर काफी बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स को भी इंस्टॉल किया जाता था, जिसके थ्रू इनके अंदर कुछ ऐसी आवाजों को चलाया जाता था जिसकी वजह से एनिमीज को ऐसा लगने लगता था कि मानो यूएसए के पास काफी विशाल सेना मौजूद है और उससे पंगे लेना किसी भी देश को भारी पड़ सकता है। लेकिन हकीकत में ये कोई सेना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल टैंक्स थे। सच में उस समय की टेक्निक अपने आप में लाजवाब जरूर थी। फैक्ट नंबर 12। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स या फिर स्कूबा डाइवर को स्पेस में या फिर अंडर वाटर काफी लंबे समय तक रहने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कैरी करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उन हालातों में कभी भी जिंदा रह ही नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित
नहीं है, मिली है डाइविंग बेल स्पाइडर से, जिसको कि वाटर स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्पाइडर अपनी पूरी ही लाइफ अंडर वाटर स्पेंड करती है। लेकिन आखिर एक स्पाइडर अंडर वाटर बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कैसे कर लेती है? असल में दोस्तों ये स्पाइडर अंडर वाटर रहने के लिए पानी के अंदर एक बेहद ही यूनिक सिल्क के बबल को बुनती है, जो कि इसको एनिमी से भी बचाता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि ये स्पाइडर हर 24 घंटे में एक बार पानी से बाहर आकर अपने एब्डोमेन और लेग्स को हवा से फिल करती है, जिसे ये उसी बबल में जाकर रिलीज कर देती है। और यही रिलीज की गई हवा इसको 24 घंटे तक उस बबल के अंदर जिंदा भी रखती है। और ये बेहद ही आसानी से छोटे छोटे सी इंसेक्ट्स को खाकर अपनी पूरी जिंदगी पानी के नीचे चिल करती है। तो ये स्पाइडर और इसका ये बबल अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आजकल आपने काफी महंगी और एडवांस कार्स में पंचरलेस टायर्स को तो जरूर देखा होगा, जिनमें आप चाहे कितनी भी कीलें ठोक दें या फिर उनमें ड्रिल ही क्यों ना कर दें, वो कभी भी पंचर होते ही नहीं। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इन टायर्स के अंदर एक बेहद ही यूनिक केमिकल को डाला जाता है। अब जैसे ही वो टायर किसी भी जगह से पंचर होता है तो ये केमिकल तुरंत ही उस होल को भरकर टायर के पंचर को खुद ब खुद ही रिपेयर कर देता है। तो नो डाउट ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर की तो जरूर है। तो समझ तो आप गए होंगे, चलिए खोलते हैं इस टेक्नोलॉजी की भी पोल को। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1938 में ब्रिटेन में इस पूरी दुनिया के सबसे पहले पंचरलेस टायर को बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें आप कितनी भी कीलें ठोक लें या फिर उनको कुछ इस तरीके से ड्रिल ही क्यों ना कर दें, वो कभी भी पंचर हुआ ही नहीं करते थे। असल में दोस्तों इन टायर्स में भी उसी केमिकल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि प्रेजेंट डेट में बड़ी बड़ी कंपनियां फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बताकर मार्केट में उतार रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर की नहीं बल्कि इतिहास की ही निकली है। ऑनेस्टली अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या कोई टेक्नोलॉजी फ्यूचर की है या सभी टेक्नोलॉजीज को पास से कॉपी और पेस्ट किया गया है। फैक्ट नंबर 10। बचपन से ही हम सभी जानते हैं कि कोई भी डॉग या फिर वॉल्फ रात में हाउल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा माउस भी मौजूद है जो किसी भी डॉग या फिर वॉल्फ की तरह रात में हाउल करता है? मिली है ग्रास हॉपर माउस से, जो कि यूजुअली नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये माउस अपनी ब्रीड के दूसरे माउस को सिग्नल्स देने के लिए रात में किसी भी डॉग या फिर वॉल्फ की तरह अपने सर को ऊपर उठाकर हाउल करता है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग माउस की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस माउस की हाउलिंग की आवाज को सुना है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग सुनाता हूं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने समुद्र में उठने वाली कुछ इस तरीके की लहरों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्क्वायर लहर को देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको एक बेहद ही रेयर फिनोमेना भी दिखा ही देता हूं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन फ्रांस का वेस्ट कोस्ट लाई ऑफ रे इस पूरी दुनिया की कुछ चुनिंदा जगहों में से एक ऐसी जगह है जहां पर हमें कुछ इस तरीके की स्क्वायर वेव्स देखने को मिलती हैं। लेकिन आखिर किसी भी समुद्र में इन तरीके की लहरें क्यों बनती हैं? असल में दोस्तों जब भी किसी भी एक जगह पर दो अलग अलग डायरेक्शन की लहरों वाले समुद्र आपस में मिलते हैं और अगर उस कंडीशन में दोनों ही समुद्र के पानियों का टेम्परेचर अलग अलग हो और हवा की चलने की दिशा दोनों ही समुद्र की लहरों की डायरेक्शन से अलग हो, तो उस कंडीशन में बेहद ही रेयर चांसेस में कुछ ही समय के लिए हमें कुछ इस तरीके की स्क्वायर वेव्स देखने को मिलती हैं, जिसको कि क्रॉस सी के नाम से जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन वेव्स की टाइडल फोर्स एक ऑर्डिनरी सी वेव की तुलना में 5 से 6 गुना ज्यादा होती है। यानी कि कोई भी इंसान इन लहरों के थ्रो को झेल ही नहीं सकता है। उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है दोस्तों कि एक ऑर्डिनरी सी वेव आपको हमेशा ही समुद्र से बाहर की तरफ थ्रो करती है, बट ऑन द अदर हैंड इस तरीके की स्क्वायर वेव्स आपको एक स्क्वायर एरिया में कवर करके पानी में नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी इंसान इन तरीके की वेव्स में फंस जाता है तो चंद ही सेकंड्स में उसका देहांत भी हो सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन वेव्स को काफी ज्यादा खतरनाक और रेयर भी माना जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको समुद्र में इन तरीके की लहरें दिखें तो उनसे दूर ही हट जाइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों बात जब भी रोलर कोस्टर्स या फिर ऊंची ऊंची राइड्स की होती है तो हमारी पूरी बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी और एक्साइटमेंट फ्लो होने लगता है और हमारा मन उस राइड में तुरंत ही बैठकर झूलने के लिए करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना के अंदर अभी हाल ही में एक ऐसे जायंट स्विंग झूले को बनाकर तैयार किया गया है जिसपे अगर किसी भी इंसान ने झूल लिया तो मे भी बहुत बड़े चांसेस हैं कि वो झूले के नाम से ही कांपने लगेगा। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो जायंट स्विंग दिख रहा है उसको अभी हाल ही में चाइना में बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस स्विंग की हाइट 108 मीटर है, जिसको कि चाइना के अंदर एक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाकर तैयार किया गया है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये रेनबो स्विंग दुनिया का सबसे ऊंचा स्विंग भी बन गया है। हालांकि दोस्तों अभी इसे टूरिस्ट के लिए खोला नहीं गया है, लेकिन जब इसे टेस्ट किया गया तो टेस्टर्स ने बीच टेस्टिंग में ही इस झूले से उतरने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो ज्यादा लंबे समय तक इस पर झूले
देंगे तो शायद वो अपनी जिंदगी से ही झूल जाएंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप इस जायंट झूले पर झूल सकते हैं या फिर नहीं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग ड्रोन शोज तो दिखाई हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में रशिया ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंड की 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक ऐसे ड्रोन शो को आयोजित किया जिसे देख वहां के लोगों के होश उड़ गए। और अगर ये चीज इतनी ज्यादा मैसिव है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती है। दोस्तों व्यक्ति स्क्रीन पर आपको जो ड्रोन शो देख रहा है उसको अभी हाल ही में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस अमेजिंग ड्रोन शो को काफी ज्यादा खास बनाने के लिए 2200 ड्रोन्स को बेहद ही अलाइंड और सिंक्रोनाइज्ड वे में कुछ इस तरीके से सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में उड़ाया गया था। और उसी की तर्ज पर ये ड्रोन शो दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा खूबसूरत और सिंक्रोनाइज्ड ड्रोन शोज में से भी एक शो बन गया है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने किसी भी बी हाइव यानी कि छत्ते को तो जरूर देखा होगा जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के बेहद ही छोटे छोटे चेंबर्स भी देखने को मिलते हैं। असल में दोस्तों किसी भी बी के द्वारा इन चेंबर्स को ब्रीडिंग के लिए बनाकर तैयार किया जाता है। प्लस बहुत सारी रिसर्च में बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि कोई भी बी अपने हाइव को बनाते समय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस को लगाती है, जिसकी वजह से वो अपने हाइव को इतना ज्यादा अलाइंड बनाती है कि वो हाइव हवा में लटकते हुए भी भारी से भारी वेट को कैरी कर पाता है। तो ये तो बात हो गई ज्ञान की जो कि आपको किसी भी छत्ते को देखकर मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज की, और उसी की तर्ज पर दोस्तों क्या आपने कभी किसी भी बी के हाइव को 0 से 100% बनता हुआ एक सिंगल वीडियो क्लिप में देखा है? दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक बी को अपने हाइव को 0 से 100% तक बनाता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कोई भी हनी बी कितने अलाइंड और खूबसूरत वे में अपने हाइव को बनाती है। हालांकि हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस चीज को कभी ना कभी देखा तो जरूर होगा, लेकिन कुछ चुनिंदा ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस पूरे ही प्रोसेस को एक सिंगल वीडियो क्लिप में कुछ ही सेकंड्स में देखा होगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऑटो ब्रिवेरी नाम का एक बेहद ही अजीब सिंड्रोम भी मौजूद है जो किसी भी इंसान को बिना ड्रिंक किए एक बेवड़ा बना सकता है? नहीं समझे तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। असल में दोस्तों इस सिंड्रोम में सस्पेक्ट के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में एक बेहद ही अजीब फंगी और बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से सस्पेक्ट अगर ज्यादा शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट वाला फूड को कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के साथ साथ फर्मेंट करना भी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सस्पेक्ट की बॉडी में इथेनॉल बनने लगता है। और जब ये इथेनॉल सस्पेक्ट की ब्लड में जाकर मिलता है तो उसको ठीक उसी प्रकार का नशा करने लगता है कि मानो उसने काफी बड़ी मात्रा में अल्कोहल को कंज्यूम किया हो। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जिस भी इंसान को ये बीमारी होती है उसे काफी ज्यादा रिच डाइट लेते ही काफी बड़े स्केल पर अपने आप ही नशा होने लगता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक बेहद ही अजीब एग थ्रोइंग चैंपियनशिप को भी हर साल आयोजित किया जाता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 2006 से यूके की वर्ल्ड एग थ्रोइंग फेडरेशन के द्वारा हर साल जून के लास्ट में कुछ इस तरीके के एग थ्रोइंग स्पोर्ट्स को अलग अलग कंट्रीज में आयोजित किया जाता है, जिसमें किसी भी प्लेयर को हर राउंड को क्वालिफाई करने के लिए अपने सर पर कुछ इस तरीके से एक एग को फोड़ना होता है। जो भी प्लेयर अपने सर पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग को फोड़ लेता है वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाता है। एंड इन दी लास्ट जो प्लेयर हर राउंड में क्वालिफाई करते करते लास्ट राउंड में एक ही बार में अपने सर पर एग को फोड़ देता है वो इस चैंपियनशिप का विनर भी बन जाता है। तो इस फैक्ट को देखने के बाद कौन कौन इस चीज को अपने घर पर ट्राई करने वाला है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर जैसे ही इस इंसान के द्वारा इस कैंडल को जलाया जाता है इस कैंडल के नीचे का बेस कुछ इस तरीके से अपने आप ही रोटेट करना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को टी लाइट फ्लोटिंग इंजन के नाम से जाना जाता है, जो कि बेसिकली एक सिंपल डेमो है स्टीम इंजन का, जिसमें दोस्तों किसी भी हीट कंडक्ट करने वाली मेटल को कुछ इस तरीके से राउंड शेप में बेंड करके इसकी ट्यूब्स को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़कर उनके अंदर पानी को फिल करके उनको पानी के अंदर ही डाल दिया जाता है। आप जैसे ही किसी भी कैंडल को जलाकर इस मेटल के नीचे रखा जाता है तो ये मेटल उस कैंडल से हीट को एब्जॉर्ब करके उसको धीरे धीरे इन्हीं ट्यूब्स की मदद से पानी में रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इन ट्यूब्स का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इन ट्यूब्स के अंदर मौजूद पानी भी गर्म होने लगता है और इस सारी ही प्रोसेस से जनरेट होने लगती है स्टीम। और जब यही स्टीम ट्यूब के सिरों पर पहुंचती है तो वो हमारे बेस को कुछ इस तरीके से धकेलने लगती है। अब दोस्तों क्योंकि इस पूरे ही प्रोसेस में गर्म पानी ठंडे पानी से जाकर बार बार टकराता है तो यहां पर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और ये पूरा ही प्रोसेस एक चेन के रूप में काम करने लगता है। परिणाम स्वरूप हमारा बेस कुछ इस तरीके से काफी देर तक अपने आप ही रोटेट करता रहता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी
जानते हैं। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है कि आपको पता है कि अभी हाल ही में दुबई में मौजूद पाम जुमेरा में लगाया गया पाम फाउंटेन इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वाटर फाउंटेन बन चुका है, जिसने एक बार में 4366 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। सच में दुबई जब भी कुछ नया करता है तो या तो वो दुनिया में एकमात्र होता है या फिर दुनिया में सबसे ज्यादा लाजवाब। फैक्ट नंबर 1। क्रिकेट में 3 ही स्टंप्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन जब साल 1611 में इंग्लैंड में क्रिकेट अस्तित्व में आया था तो उसके रूल्स कुछ और ही हुआ करते थे। असल में दोस्तों क्रिकेट के बिल्कुल शुरुआती दौर में 3 स्टंप्स की जगह पर केवल लेग स्टंप और ऑफ स्टंप का इस्तेमाल किया जाता था, जिनके बीच की दूरी को 6 इंच का रखा जाता था। अब दोस्तों उस समय पर क्रिकेट के अंदर ना ही बाउंड्री हुआ करती थी और ना ही सिक्सेस। असल में दोस्तों उस समय जब भी कोई भी बॉलर किसी भी बॉल को फेंकता था तो बैट्समैन एक बेहद ही पतली स्टिक से सिर्फ उस बॉल को स्टंप पर लगने या फिर उसे स्टंप के बीच में से होकर गुजरने से रोकता था। लेकिन आगे चलकर जब साल 1709 के आसपास ये स्पोर्ट इंग्लैंड के अलग अलग स्टेट्स में पहुंचा तो इसके रूल्स में काफी चेंजेस किए गए और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों सबसे पहली बार इस स्पोर्ट में साल 1709 में रनिंग को इन्वॉल्व किया गया। और अब बैट्समैन का काम सिर्फ बॉल को विकेट पर हिट होने से रोकने का ही नहीं बल्कि उसी स्टिक से बॉल को हिट करके दौड़कर रन लेने का भी था। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि किसी भी बैट्समैन को एक रन कंप्लीट करने के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचकर उन दोनों ही स्टंप्स के बीच अपनी उसी स्टिक को डालना पड़ता था। अगर स्टिक से पहले बॉल विकेट के बीच में से होकर गुजर जाया करती थी तो वो बैट्समैन आउट हुआ माना जाता था। और यही थी उस समय क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। असल में दोस्तों साल 1709 के आसपास प्रेजेंट डेट जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, जिसके चलते हुए अगर बॉल काफी तेज स्पीड के साथ उन दोनों ही स्टंप्स के बीच में से होकर गुजरा करती थी तो बाकी के प्लेयर्स को यह पता चलता ही नहीं था कि वास्तव में वो बैट्समैन ऑलरेडी आउट हो चुका है। प्लस दोस्तों एक रन को कंप्लीट करने के लिए क्योंकि बैट्समैन को बार बार उन दोनों ही स्टंप्स के बीच अपनी स्टिक को डालना पड़ता था तो यहां पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी किसी भी बैट्समैन के इंजर्ड होने की हो जाया करती थी। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए सबसे पहली बार साल 1774 में स्टार और गेर्टर क्लब के मेंबर्स के द्वारा क्रिकेट के कुछ ऑफिशियल रूल्स लिखे गए, जिसके तहत क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू और मिडिल स्टंप को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ दोस्तों ये वही साल था जब बैट्समैन के हाथों से उस स्टिक को छीनकर उनको एक प्रॉपर चौड़ाई वाला बैट थमाया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेट में मिडिल स्टंप सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन को इंजर्ड होने से रोकने और आउट होने की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।